10 लोगों का एक खुशहाल परिवार कैसे 14 सालों में धीरे धीरे कर पूरी तरह बर्बाद हो गया। थॉमस परिवार, जिसको मानो ऐसी नजर लगी थी कि एक एक कर घर के बड़ों से लेकर 2 साल की एक मासूम सी बच्ची भी उसके चपेट से बच नहीं पाई। यह परिवार ने मानो किसी शैतान को अपने घर पर नेवता दे दिया हो, जो एक एक कर इसी घर के कुल 6 जनों को खा गया हो। ये शैतान कोई और नहीं बल्कि उनके घर की बहू जॉली अम्मा जोसेफ उर्फ जॉली जोसेफ ही थी। Hello guys, welcome back to Tragic Riddles. Today we are going to talk about a case from southern part of India revolving around a well-known family, the Thomas family. इस केस को फेमसली कई नामों से इंडिया और इंटरनेशनली जाना जाता है, लाइक द करी एंड साइनाइड केस, द जॉली जोसेफ केस, द साइनाइड किलिंग स्प्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये फैमिली बिलोंग करती है कोझिकोडी के कोडाथाई टाउन से, जो कि इंडिया के सदर्न पार्ट्स में है। अक्टूबर 2019 पुलिस गिरफ्तार करती है जॉली जोसेफ को। रीजन था उसके ही परिवार के 6 सदस्यों का कत्ल। हाँ, आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि कोई औरत अपने ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल क्यों करेगी? क्या किसी औरत के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है? पर आपको जानकर अचंभा होगा कि जॉली ने ना सिर्फ बड़ी सफाई के साथ ये कत्ल किए, बल्कि वो सालों तक इनके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देती है। एंड शी ऑलमोस्ट गॉट अवे विद दीज मर्डर्स। ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब जॉली और रॉय की मुलाकात रॉय के अंकल के घर पर होती है इन द ईयर 1997। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। सून दे बोथ गॉट मैरिड। ग्रूम यानी रॉय की फैमिली वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन हिज विलेज। रॉय के पिता यानी टॉम थॉमस और रॉय की माँ यानी अनम्मा जोसेफ दोनों ही रिटायर्ड टीचर्स थे। रॉय के दोनों सिबलिंग्स यानी रोजो एंड रंजी थॉमस वेर ऑल्सो वेरी वेल ऑफ। एक अच्छे परिवार की बहू होने के नाते जॉली पर काफी मेंटल प्रेशर था उस परिवार में अपनी जगह को बनाने को लेकर। वो चाहती थी कि उस परिवार में उसका भी अलग से नाम हो, उसकी अलग पहचान हो, और ये सब करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए जॉली एक झूठी सी जिंदगी, एक दिखावे की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। She pretended to work as a lecturer in the commerce department of NIT कालीकोट। और तो और वो ये झूठी जिंदगी लोगों के सामने 1 दशक से भी ज्यादा सालों तक जीती रही। वो रोज टाइम पर सुबह कॉलेज की तरफ गाड़ी लेकर निकल जाती थी, मानो वो पढ़ाने जा रही हो, जबकि वो बस ऐसे ही कैंटीन में बैठकर टाइम पास कर समय हो जाने पर घर वापस आ जाया करती थी। पर किन्हीं कारणों से इतने सालों बाद अब उसको ऐसा लगने लगा था मानो उसका ढोंग टूटने ही वाला है, उसका भांडा फूटने ही वाला है। शायद यही रीजंस थे जिसकी वजह से जॉली के मन में मर्डर जैसा ख्याल आया और जॉली ने यह पूरा मर्डर्स का षड्यंत्र, पूरा जाल बुना। पुलिस का मानना है कि शायद यह रीजंस ना हो सारे मर्डर्स का, पर कहीं ना कहीं शुरुआत तो यहीं से हुई थी और फिर उसके बाद हर कत्ल के पीछे अलग अलग मोटिव्स बनते गए और एक मर्डर स्प्री चलती रही। जॉली की पहली विक्टिम थी अनम्मा जोसेफ, जिनकी मौत घर पर मटन सूप पीने के बाद हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि अनम्मा पहले भी सूप पीने के बाद बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने अनम्मा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया और किसी के द्वारा सस्पेंशन ना खड़ा करने पर पुलिस ने केस को बंद कर दिया। ये बात थी साल 2002 की। इसके बाद 6 साल बाद जॉली ने अपना अगला टारगेट चूज किया, जो थे जॉली के फादर इन लॉ टॉम थॉमस। 2008 में बाथरूम में टॉम अचानक से बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया। चूंकि इन मौतों का रीजन हार्ट अटैक बताया जा रहा था, तो इन पर कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। टॉम के मौत के तुरंत बाद जॉली ने सबके सामने एक अनअसाइंड विल अचानक से लाकर पेश कर दिया, जिसके मुताबिक टॉम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रॉय और जॉली के नाम कर दी थी। रॉय के सिबलिंग्स को दाल में कुछ तो काला लग रहा था। उस विल या डॉक्यूमेंट को अपोज करने के लिए उनके पास कुछ एलिबाई या कोई सबूत ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाए उस समय। टॉम के मरने के 3 साल बाद यानी 2011 में जॉली ने अपना अगला टारगेट चूज कर लिया था। उसका अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड यानी रॉय थॉमस ही था। माना जाता है दैट रॉय आल्सो डाइड इन अ सिमिलर मैनर एंड सर्कमस्टांसेस एज ऑफ टॉम थॉमस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, रॉय को भी मरने से पहले
सीजर्स आ रहे थे। रॉय के मौत को पुलिस ने सुसाइड करार दिया और केस को क्लोज कर दिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जॉली इंसिस्टेड टू द पुलिस दैट रॉय टुक हिज ओन लाइफ बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। आई डोंट नो अबाउट द जॉलीज मोटिव्स behind these murders, but what angers me the most is her next choice of victim. जॉली की अगली विक्टिम थी एक 2 साल की मासूम सी बच्ची जिसके सामने अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी। इस बच्ची का नाम था एल्फाइन साजू। She was the daughter of साजू who was Roy's first cousin. 2014 में एल्फाइन साजू की भी मौत पिछले कुछ विक्टिम्स के मौतों की तरह सिमिलर वे में हो जाती है। इन द सेम ईयर अनम्मा के भाई मैथ्यू की भी मिस्टीरियस वेज में डेथ हो जाती है। मैथ्यू जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। एल्फाइन के डेथ के बाद एल्फाइन की माँ यानी सिली की भी सीजर्स आने से मौत हो जाती है जब वो डेंटल क्लिनिक में अचानक से बेहोश हो जाती है। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि डेंटल क्लिनिक में अचानक से उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है जिसके बाद उसका मौत हो जाता है। लोग तो तब चौंक गए थे जब सिली के मरने को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और साजू और जॉली के शादी रचाने की खबर लोगों के सामने आई। पुलिस के बयान के मुताबिक जॉली के पास कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं था इन 6 लोगों को मारने के लिए, बल्कि सी हैड डिफरेंट मोटिव्स बिहाइंड एवरी मर्डर विक्टिम्स वी चोज। मे बी कुछ मर्डर्स उसने प्रॉपर्टी पाने के लिए तो कुछ उसने एंगर और पैशन में आकर किए हों। पुलिस बिलीव्स that Jolly killed अनम्मा बिकॉज अनम्मा को जॉली के डिग्री और उसके लेक्चरर होने पर शक हो गया था, तो उसने अपना ढोंग का खुलासा बचाने के लिए अनम्मा को रास्ते से ही हटा दिया। अनम्मा के डेथ के बाद रॉय और जॉली का टॉम के साथ रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि टॉम ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर उसके सारे पैसे जॉली के अकाउंट में डलवा दिए और वे हमेशा जॉली को पैसों की चिंता ना करने और कॉलेज ड्राइव करके जाने को कहा करते थे। पर यह सब भी जॉली ने तब खराब कर दिया जब उसने बिना टॉम की इजाजत के टॉम की 2 और प्रॉपर्टीज को बेच डाला, जिसकी वजह से टॉम और जॉली का बहुत बड़ा दंगा हुआ और शायद यही मोटिव बना आगे चल के, जिसकी वजह से जॉली ने टॉम को अपना अगला टारगेट चुना। ऐसा कहा जाता है कि फैमिली में इतना कुछ होने की वजह से रॉय गॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल, जिसकी वजह से रॉय और जॉली का रिलेशन भी खराब होने लगा था, विच फर्दर लेड टू बिकम द मोटिव बिहाइंड रॉयज मर्डर। हर नेक्स्ट विक्टिम वाज मैथ्यू यानी अनम्मा का भाई। इट इज बिलीव्ड that Matthew was suspicious about Jolly after the death of Roy Thomas. माना जाता है that he kept insisting to police for further investigate the cases and for police to do postmortem on Roy's body. कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जॉली को साजू पसंद था, जिसकी वजह से जॉली ने रॉय को और साजू की वाइफ और बच्चे को भी रास्ते से हटा दिया। Since साजू was a teacher by profession, तो जॉली को उसके साथ रहने में अपना फायदा भी दिख रहा because her financial status was not that good, क्योंकि उसके पास एक्चुअल में कोई जॉब भी नहीं था। अब सवाल यह आता है कि इतने सारे मर्डर्स करने के बावजूद भी वो इतने सालों तक पकड़ी क्यों नहीं गई? पुलिस नॉर्मली किसी भी केस को तब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करती है जब तक कोई रिलेटिव आकर फाउल प्ले या कोई कंप्लेंट दर्ज ना कराए, पर ये सारे मर्डर्स को जॉली ने इतनी सफाई के साथ किया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये मर्डर्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जॉली किसी को एक दिन में नहीं मारती थी, बल्कि वो रोज रोज कुछ अमाउंट में फैमिली मेंबर्स को खाने पीने की चीजों में साइनाइड मिलाकर दिया करती थी और जैसे ही उसका अगला विक्टिम कौन है वो ये डिसाइड करती थी, वैसे ही साइनाइड का अमाउंट बढ़ा दिया करती थी। उस पर्सन का सीजर आके मौत हो जाता था, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे होते थे, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि इन लोगों की मौत हार्ट अटैक आने से या कार्डियक अरेस्ट होने से हो रही है। और वैसे भी इंडिया में लोगों को पोस्टमार्टम को अलग ही नजरिए से देखते हैं। लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है, ऐसी सोच बनी हुई है कि पोस्टमार्टम करने से सिर्फ बॉडी का वायलेशन ही होता है। और अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि क्यों हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स ने सस्पिशियस डेथ को पुलिस को रिपोर्ट नहीं करा, तो इसके जवाब में यह बयान आया था कि अगर विक्टिम्स की फैमिली इंसिस्ट नहीं करती है, देन हॉस्पिटल्स आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू एनी इन्वेस्टिगेशन, नीदर आर दे ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट सो टू द पुलिस। तो अगर जॉली अम्मा जोसेफ ने इतनी सफाई से ही सारे मर्डर्स किए थे, तो आखिर वो पकड़ी क्यों गई? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रॉय के डेथ के बाद ही लोगों को जॉली पर शक होने लगा था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस को रॉय की बॉडी में साइनाइड के ट्रेसेस मिले थे, फिर भी उन्होंने केस को सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया था। पर रॉय के भाई यानी रोजो को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं था कि उसका भाई ने सुसाइड किया है, एंड ही फाइल्ड अ पिटीशन टू वादाकरा पुलिस। रोजो की यह कोशिश नाकाम नहीं जाती है। पुलिस केस को फिर से ओपन करती है और सभी विक्टिम्स की बॉडी को एक एक कर
कैस्केट से बाहर निकाला जाता है, उन पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और तब आता है उनके मौत के पीछे का असली सच बाहर। इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद सबको पता चलता है कि ये कोई हार्ट अटैक या नेचुरल डेथ्स नहीं थी, बल्कि इन लोगों को पॉइजन किया गया था, जो था असली रीजन बिहाइंड दीज डेथ्स। सच पता चलने के बाद पुलिस अरेस्टेड देयर प्राइम सस्पेक्ट एंड ऑल द अकॉम्प्लिसेस, जो कि थे जॉली जोसेफ, उसकी दोस्त MS मैथ्यू, प्रीजी कुमार जो कि एक सुनार था, और मनोज नाम का एक व्यक्ति। एलिजिडली MS मैथ्यू प्रोवाइडेड द साइनाइड्स टू जॉली। पुलिस के बयान के मुताबिक प्रीजी कुमार जो कि एक सुनार था, उसने मैथ्यू को साइनाइड सप्लाई करे थे और मनोज ने जॉली की हेल्प करी थी डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराने में। यह केस अभी ट्रायल स्टेज में चल रहा है। सस्पेक्ट यानी जॉली पर होमिसाइड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और डॉक्यूमेंट फोर्ज कराने जैसे कई चार्जेस लगे हैं। वहीं मैथ्यू और प्रीजी कुमार पर कॉन्स्पिरेसी और इंसाइटमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं और मनोज पर फर्जी कागजात बनाने के चार्जेस लगाए गए हैं। जॉली के लॉयर का यह कहना है कि बिना पुख्ता सबूतों के ही जॉली को एक्यूज्ड मानकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। यहाँ तक कि जॉली ने बेल के लिए कोर्ट में अर्जी भी पेश करी, पर कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दी। उसके बाद जॉली ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहा, पर हाई कोर्ट ने यह कहकर अपना हाथ साफ कर लिया कि वो स्टेट कोर्ट के मामले में दखल नहीं देगी। मार्च 2023 जॉली के ही एक क्लोज फ्रेंड का कोर्ट में बयान आता है कि जॉली ने अपने मर्डर्स के लिए उससे कन्फेस किया था। सिर्फ यही नहीं, उसने तो ये भी बयान दिया कि जॉली ने अपने उस फ्रेंड से मदद भी मांगी थी कब्र से कैस्केट से बॉडीज हटाने के लिए, फॉर विच दैट फ्रेंड ऑब्वियसली डिनाइड। यहाँ तक कि जॉली के अपने सिबलिंग्स बाबू एंड टॉमी जोसेफ ने भी कोर्ट में बयान दिया कि जॉली ने उनके सामने भी कन्फेस किया था कि उसने ही ये सारे मर्डर्स किए और ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। तो और कोई भी अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा। एंड इफ एनी ऑफ यू हैव मोर इन्फो अबाउट दिस केस देन फील फ्री टू टेल एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्टली, इफ you enjoyed the video, learn something new about the infamous Curry and Cyanide case, then please like the video, share to more crime and conspiracy enthusiasts. Subscribe to our channel Tragic Riddles for similar videos. See you guys soon in the next video. Till then, tada, bye bye, and take care of yourself and your close ones. Peace.